अब बच्चों हम इस बात पर विचार करते हैं कि ये जो विस्थापन धारा है, ये विस्थापन धारा यहाँ पर क्यों उत्पन्न होती है, इसका कारण क्या है। बच्चों, हम एक चीज़ को अगर ध्यान से देखें तो जैसे जैसे हम संधारित्र की दोनों प्लेटों पर आवेश के मान को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, या जब हम करंट का फ्लो स्टार्ट करते हैं तो संधारित्र की दोनों प्लेटों पर किसका मान बढ़ने लगता है, दोनों प्लेटों पर आवेश का मान बढ़ने लगता है। और आवेश का मान बढ़ने के कारण संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र है, जिसका मान हम पहले निकाल चुके हैं, जो हमारी फर्स्ट यूनिट थी उसमें कितना होता है, E इक्वल टू सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट होता है। और Q का मान बदलने से सिग्मा का मान बदलता है, और सिग्मा का मान बदलने से इसके बीच में विद्युत क्षेत्र का मान बदलता है। और विद्युत क्षेत्र के मान बदलने से अगर इसके बीच में अगर हम एक काल्पनिक पृष्ठ पर विचार करें, जैसा कि हमने S2 एक काल्पनिक पृष्ठ यहाँ पर लिया हुआ है, काल्पनिक लूप यहाँ पर लिया हुआ है, तो उससे होकर जाने वाले विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो बच्चों, जिस प्रकार से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण क्या उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है और उसके कारण विद्युत धारा बहती है, उसी प्रकार से विद्युत फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन के कारण भी विद्युत धारा बहती है। और विद्युत फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन के कारण जो विद्युत धारा बहती है, उसी को हम लोग विस्थापन धारा कहते हैं। तो बच्चों, जब हम विस्थापन धारा की बात कर रहे हैं और उसके कारण की बात कर रहे हैं, तो उसके उत्पन्न होने का कारण क्या है, उसके उत्पन्न होने का कारण है विद्युत फ्लक्स में होने वाला परिवर्तन। और अगर आपको एक लाइन में कहीं पर ये बताना हो कि विस्थापन धारा किसे कहते हैं, विस्थापन धारा की क्या परिभाषा होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं पर भी विद्युत फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन के कारण, ठीक है, जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उस विद्युत धारा को हम लोग विस्थापन धारा कहते हैं। तो यहाँ पर भी जो हमारे पास संधारित्र की प्लेटें हैं, संधारित्र के आवेशित होने के कारण उनके मध्य विद्युत क्षेत्र का मान परिवर्तित होता है, जिसके कारण वहाँ पर खींचे गए किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, और उसके कारण एक ऐसी धारा बहती है जिस धारा के लिए आवेश वाहकों की आवश्यकता नहीं होती है। इस धारा को ही हम लोग विस्थापन धारा या डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू क्या होती है। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए। हम ये मान करके चल रहे हैं कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, जो विद्युत बल रेखाएं हैं, वो कैसे जा रही हैं, वो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो आपका चुंबक जो यहाँ पर संधारित्र की प्लेटों के बीच में जो पृष्ठ रखा हुआ है, उससे लंबवत होकर के जा रही हैं। यानी क्षेत्रफल वेक्टर और विद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच बनने वाला कोण कितने डिग्री है, 0 डिग्री है। उस स्थिति पर हम लोग यहाँ पर विचार कर रहे हैं। अब बच्चों, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे पास जो ई होता है, ई की जो वैल्यू होती है, हमने निकाली है कि यदि हमारे पास दो ऐसी समांतर प्लेटें रखी हुई हैं जो जिन पर आवेश का मान तो समान है, परंतु आवेश की प्रकृति विपरीत है, तो उनके मध्य जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है, ई बराबर कितना होता है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन 0, जहाँ सिग्मा को हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, जिसका मान कितना होता है, जिसका मान Q अपॉन ए होता है ना। सिग्मा बराबर कितना होता है, Q अपॉन ए, और इस Q अपॉन ए को आपने यहाँ पर रख दिया, तो ये हो गया फाइव इक्वल टू सिग्मा Q ओवर ए। फाइव इक्वल टू Q ओवर ए किसकी जगह पर आ गया, सिग्मा की जगह पर एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर इंटू ए था। इस वाले ए से वाला ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास आ गया फाइव इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब हम निकाल लें फ्लक्स परिवर्तन की दर। तो फ्लक्स परिवर्तन की दर निकालने के लिए फाई को हम टी के सापेक्ष अवकलित कर देंगे। जब हम फाई को टी के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट डी क्यू ओवर डी टी। ठीक है, और डी क्यू और डी टी क्या है, करंट। अब क्योंकि ये करंट कहाँ बह रहा है, क्योंकि ये करंट प्लेटों के बीच में बह रहा है और ये आवेश वाहकों के कारण नहीं बह रहा है, इसलिए इस करंट को हम किससे दिखा देते हैं, इस करंट को हम आई डी से दिखा देते हैं। किससे दिखा देते हैं, आई डी से दिखा देते हैं। तो हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ओवर डी टी, और इसकी जगह पर हमने क्या रख दिया यहाँ पर, आई डी यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट रख दिया। और डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला आ गया आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ओवर डी टी। ठीक है, तो अगर अब हम इसको जो हमने अभी जो मैक्सवेल ने जो संशोधन किया था किसमें, एम्पियर के नियम में, उसमें यदि हम इस मान को रखेंगे तो एम्पियर ने क्या कहा था, एम्पियर ने कहा था कि जो बी डॉट डी एल होता है, उसने जो संशोधन किया था, उस संशोधन की अगर हम बात करें तो उसने कहा था कि जो बी डॉट डी एल होता है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल होता है, वो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई सी प्लस आई डी होता है। तो आई सी तो हम जानते हैं करंट कितना फ्लो कर रहा है, और आई डी की वैल्यू अभी हमने यहाँ पर निकाल ली। तो जो आपके मॉडिफाइड फॉर्म हो जाएगा एम्पियर्स लॉ का, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लाइन इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ओवर डी टी प्लस म्यू नॉट आई सी। ठीक है ना, म्यू नॉट आई सी। तो इस प्रकार से ये इसका मॉडिफाइड फॉर्म जो है किसका आ गया,
ये आपके मॉडिफाइड फॉर्म आ गया एम्पियर्स लॉ का। फाइन बच्चों, अब जो है, अब अगर हम ये एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखने की इसमें यह है कि ये जो कंडक्शन करंट है ये तो कहाँ बहता है, जो आपके पास कंडक्टिंग वायर्स लगी हुई हैं, कॉपर की, एल्युमिनियम की जो वायर्स आपने सर्किट में लगाई हुई हैं, उनमें तो ये करंट फ्लो करता है, कौन सा वाला, आईसी, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ का करंट कहाँ पर फ्लो करता है, जो आपके पास जो कैपेसिटर है उसकी प्लेट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट बहता है। और ये किसका आ गया, ये इसको अब हम मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ या मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ हम इसको बोलते हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि संधारित्रों की प्लेटों के बीच डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो करता है, और जो बाहर कंडक्टिंग वायर्स हैं उन कंडक्टिंग वायर्स में कन्वेंशनल करंट या चालन धारा प्रवाहित होती है। ठीक है बच्चों, इतनी बात सबकी समझ में आ गई है अच्छे से।